नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए इंडियन जियोग्राफी के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज दोस्तों मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पर डे 20 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूँ इंडियन जियोग्राफी के, जो कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बनाए गए हैं 40 प्लस फुल लेंथ यानी 100 नंबर के मॉक टेस्ट मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और आप जा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में, जरदारी क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, या ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जरदारी क्लासेस में दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, 40 प्लस टेस्ट सीरीज, स्पेशली उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए न्यू पैटर्न के बेस पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। कथन 2 है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का अनुपात प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा से कम होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला कथन है जो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि दोस्तों भारत में वर्षा का अगर हम अनुपात देखें, तो सबसे अधिक यानी 74% जो वर्षा होती है, ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उसके बाद लगभग 13% जो वर्षा होती है, ये होती है प्रत्यावर्तित मानसून से। प्रत्यावर्तित यानी जो लौटता मानसून है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस चल जाता है, लौटता है, तो लगभग उससे 13% बारिश होती है। उसके बाद लगभग 10% जो वर्षा होती है भारत में, वो होती है मानसून पूर्व स्थानीय जो चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा मानसून से पहले, मानसून पूर्व स्थानीय जो चक्रवाती वर्षा होती है, इससे 10% वर्षा होती है। और केवल 3% जो वर्षा होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। विक्षोभ से तो सबसे कम वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो यहाँ पे कथन 2, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा अनुपात प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा से कम होता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा कितनी होती है? 13% होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से केवल 3%। तो यह कथन भी सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कथन 1 क्या है? ये गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा के दाएं तट से मिलती है। और कथन 2 है, यमुना नदी प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है, तथा चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और यमुना गंगा के दाएं तट से मिलती है। और साथ में जो चंबल है, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, और ये यमुना के दाएं तट पर ये भी संगम करती है। लेकिन जो कथन 1 है दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि जो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है, ये गंगा की सहायक नदियां तो है, लेकिन ये गंगा के दाएं तट पे नहीं, बल्कि बाएं तट पे, बाएं तट से संगम करती है। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये गंगा के बाएं तट से संगम करती है। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है। अधिकांशतः यही नदियां एग्जाम में पूछी जाती है, अगर गंगा की सहायक नदियां पूछी जाए और यमुना की सहायक नदियां पूछी जाए। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और कोयला क्षेत्र का नाम है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, ओडिशा राज्य में है तालचर कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में सिंगरेनी, छत्तीसगढ़ कोरबा और महाराष्ट्र वर्धा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंगरेनी नहीं है। सिंगरेनी जो ये कोयला क्षेत्र है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है। तो कोयला क्षेत्र, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश एंड यूपी की सीमा पर है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। जबकि जो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, ये है तेलंगाना में। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि तेलंगाना में है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे
सही आंसर हो जाएगा। और तालचर ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के तट पर। ब्राह्मणी नदी दोस्तों, यहाँ पर मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है वो सभी आपको यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा रखा है, कितना आपने पढ़ रखा है, सारी चीजें आपकी रिवाइज होने लग जाएंगी। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज है आपके लिए। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा है। कोरबा एक कोयला क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ में है। और महाराष्ट्र में है वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वर्धा घाटी, जहाँ पे चंद्रपुर, बल्लारपुर जैसे खदानें हैं वर्धा घाटी में कोयले की। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोरबा छत्तीसगढ़ में और सिंगरेनी तेलंगाना में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेपा, डाहिया और वेबर के नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देपा, डाहिया और वेबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, और सूची 2 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देखो दाचीगाम कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद केवलादेव, केवलादेव ये है राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। और यहाँ पे अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और मुख्यतः ये बारहसिंगा और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार कहाँ है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। केरल में है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है और हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। देखो ए का हो गया 4, ए का 4 और बी का है 2, सी का 1 और डी का 4, यानी इसका बी ऑप्शन 4213 हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का 4213 सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से एक के कारण शीतकालीन के दौरान वर्षा होती है। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल के दौरान निम्न में से किसके कारण वर्षा होती है? तो ये है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। भारत में जो शीतकाल के दौरान, शीतकाल में जब रबी की फसल होती है, गेहूं की फसल जिस समय होती है, उस समय जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उत्तर पश्चिमी भाग में। अभी पश्चिमी विक्षोभ क्या है दोस्तों? तो पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर क्षेत्र से उठने वाला एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। कहाँ से उड़ता है ये उड़ता है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उड़ता है, तो भूमध्य सागर से ये उठने वाला एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और ये पश्चिमी जेट धाराओं के साथ बहकर आता है भारत में। और फिर भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर ये बारिश करता है, यहाँ पर वर्षा होती है। और किस समय? शीतकाल के दौरान, जब सर्दियां होती है, शीत ऋतु के समय। तो इस समय और विशेषकर किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है? गेहूं की फसल के लिए। क्योंकि शीतकाल में इन क्षेत्रों में गेहूं की फसल, रबी की फसल होती है, वो बोई जाती है। तो गेहूं या रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है ये बारिश, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है पूर्वीय तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट, मालाबार, कोरोमंडल या उत्तरी सरकार। जो पूर्वीय तटीय मैदान है दोस्तों, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है इसका दक्षिणी भाग, जो इसका दक्षिणी भाग है वो है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो इसका उत्तरी भाग है, पूर्वीय तटीय मैदान, इसका उत्तरी भाग है, उसको कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है और उत्तरी सरकार इसका उत्तरी भाग है। अब यहाँ पे जो कोंकण और मालाबार है, कोंकण और मालाबार दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्या है? पश्चिमी जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है कोंकण और मालाबार। तो कोंकण पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, कोंकण है यहाँ पे उत्तरी, और जो मालाबार है ये है दक्षिणी। कोंकण पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, मालाबार दक्षिणी भाग है, जबकि कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है और उत्तरी सरकार पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र,
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र या केरल तथा तमिलनाडु का क्षेत्र। तो धान का कटोरा इनमें से कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र का है, यह है आंध्र प्रदेश में स्थित, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह है कृष्णा और गोदावरी नदियों का संयुक्त डेल्टा क्षेत्र। ये अत्यधिक उपजाऊ होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे अधिकता में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे वो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो बेहतरीन यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं हैं, अनुकूल जलवायु होने के कारण ये अत्यधिक उत्पादित क्षेत्र है। तो इसलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे परियोजना दी गई है, यहाँ पे उससे संबंधित नदी दी गई है जो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, जवाहर सागर परियोजना ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। उसके बाद चमेरा परियोजना है दोस्तों रावी नदी पर। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है। और उसके बाद माता टीला परियोजना तो ये है बेतवा नदी पर। ए का 2, बी का आ गया 4, 2 4, और फिर सी का 3 और डी का 1, 2 4 3 1। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। जवाहर सागर परियोजना है चंबल नदी पर, चमेरा परियोजना है रावी नदी पर, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, और माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। और यहाँ का जो नेल्लोर जिला है वो है अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध। कौन सा जिला? नेल्लोर। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला ये अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अन्य अभ्रक उत्पादन में, तो जो झारखंड है, झारखंड का दोस्तों कोडरमा, कोडरमा क्षेत्र ये कहाँ का है, ये है झारखंड का। झारखंड का कोडरमा क्षेत्र दोस्तों ये भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। झारखंड में अभ्रक के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कोडरमा। और नेल्लोर ये जिला जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में, कौन सा राज्य है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकीला दर्रा स्थित है। सिपकीला दर्रा कौन सी घाटी में है, सतलज घाटी में। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर। सतलज घाटी में है सिपकीला दर्रा। और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है सतलज घाटी में सिपकीला दर्रा। और इस सिपकीला दर्रा ये कौन कौन से देशों के बीच है, तो भारत और तिब्बत के बीच ये सीमा पर स्थित है। हिमालय का अत्यंत महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों सिपकीला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज घाटी में है। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन जैसे नुब्रा घाटी ये कहाँ है, ये है लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों नुब्रा घाटी। उसके बाद है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में स्थित है चंद्रा घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी ये असम में है दोस्तों, असम में है ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रे से के निकट से भारत की ओर मुड़ती है, भारत में प्रवेश करती है, और फिर असम में ये घाटी बनाती है ब्रह्मपुत्र घाटी। पहले इस प्रकार से पूर्व की ओर बहती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो यांगपा दर्रा है उसके निकट से भारत में प्रवेश करती है, और फिर असम में ये ब्रह्मपुत्र घाटी बनाती है। सिपकीला दर्रा कहाँ है, सतलज घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालयी पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। हमें यहाँ पे जो हिमालय श्रेणी यहाँ पे दी गई है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणी क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में है यहाँ पे काराकोरम, क्योंकि काराकोरम ये सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, हिमालय की ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। और हिमालय का सबसे उत्तरी भाग होता है ट्रांस हिमालय। और इसमें जो जो केटू पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये काराकोरम के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद है लद्दाख, ये ठीक काराकोरम के दक्षिण में है, और ये भी ट्रांस हिमालय श्रेणी में ही आता है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। उसके बाद है जांस्कर श्रेणी। जांस्कर श्रेणी ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिणी में है दोस्तों, और सिंधु नदी लद्दाख और जांस्कर श्रेणी के बीच से ही होकर गुजरती है। उसके बाद आता है पीर पंजाल, ये जांस्कर के ठीक दक्षिण में है।
जो मध्य लघु हिमालय की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख श्रेणी इसको माना जाता है पीर पंजाल को। और फिर सबसे दक्षिण में यहाँ पे आ गया शिवालिक। शिवालिक जिसको हिमालय का पाद भी कहते हैं या बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है। शिवालिक सबसे दक्षिण में है। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ये क्रम आपको नोट करना है। उत्तर से दक्षिण दक्षिण की ओर हिमालयी पर्वत श्रेणियों का ही क्रम है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे द्वीप दिए गए हैं और उनकी विशेषता और यहाँ पे उनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहले है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा ये कहाँ है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और यहाँ पे भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। उसके बाद है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी। उसके बाद है न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप कहाँ है दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप। और अब्दुल अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है उड़ीसा में। इसका जो पूर्व नाम था वो था व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का दोस्तों नया नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहाँ है? उड़ीसा तट के पास है। और भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जो परीक्षण करता है वो इसी द्वीप से करता है। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। इसका सही क्रम हो रहा है दोस्तों ए ऑप्शन। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो नए पैटर्न है जो आपका, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है मिट्टी का निक्षालन संबंधित है। पहले मिट्टी का निक्षालन होता है क्या दोस्तों? मिट्टी का निक्षालन होता है कि जब भारी वर्षा होती है, तो भारी वर्षा के कारण क्या होता है? मिट्टी का जो ऊपरी आवरण होता है, जो उपजाऊ तत्व होते हैं, वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं और ऊपर केवल क्या बचते हैं? जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बच जाते हैं। तो इसको कहते हैं मिट्टी का निक्षालन। और मिट्टी के निक्षालन प्रक्रिया के कारण जो मिट्टी बनती है, जिस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, उसको कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? भारी वर्षा के कारण निक्षालन प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन जैसे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और ये बनती है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। तो नदियों द्वारा रेत लाई जाती है, मिट्टी लाई जाती है, सिल्ट लाए जाते हैं, जो निक्षेपण लाए जाते हैं, जो अवसाद लाया जाता है, उससे बनती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी दोस्तों ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकले जो बेसाल्टिक लावा चट्टाने हैं, उनके अपक्षय से बनती है। बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट लावा चट्टान से बनती है काली मिट्टी। और लाल मिट्टी कैसे बनती है? तो इसका निर्माण होता है कायांतरित चट्टाने क्रिस्टलीय चट्टानों से, जैसे ग्रेनाइट हो गया, उनके अपक्षय से लाल मिट्टी बनती है और इसमें लोह यौगिक पाया जाता है। लोहा अयस्क, जो लोह ऑक्साइड होता है, तो उसकी उपस्थिति के कारण ये इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? आपको बताना है सही सम्मिलित कौन सा है। माणा हिमाचल प्रदेश ये नहीं है, क्योंकि माणा कहाँ है? उत्तराखंड में है, सम्मिलित नहीं है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, चमोली जिले में स्थित है नीति दर्रा, चमोली और चीन तिब्बत के मध्य। उसके बाद दीफू लद्दाख में, ये भी सम्मिलित है, क्योंकि जो दीफू दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अघिल, अघिल दर्रा कहाँ है दोस्तों? ये है लद्दाख में, लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में ये भी नहीं है। लद्दाख को चीन के सिनजियांग प्रांत से जोड़ता है अघिल दर्रा। इसमें सही सम्मिलित कौन था? केवल नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। बाकी जो अन्य दर्रे हैं वही मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ है। माणा दर्रा भी उत्तराखंड में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और अघिल दर्रा ये लद्दाख में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया। यहाँ पे नृत्य दिए गए हैं और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश का नृत्य दोस्तों। उसके बाद सत्रिया, ये जो नृत्य है ये है असम का। और कथक ये है उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य।
सत्रिय यहाँ पे असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, सत्रिय नृत्य। इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपको। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा फिर? ए का 1, बी का 3, 1, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर, नृत्य और राज्य। आगे बढ़ते हैं। लाल मृदा का रंग लाल किस कारण से होता है? तो लाल मृदा का जो लाल रंग होता है दोस्तों, ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, जिसमें लोहा अयस्क होता है, लोहा ऑक्साइड इसमें होता है, तो उसके कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। और ये भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? तो ये है दोस्तों माही नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। अब देखो, जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से, और फिर ये पहले उत्तर की ओर बढ़ती है और राजस्थान में कर्क रेखा को पार करती है, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर घूमती हुई गुजरात में दूसरी बार ये कर्क रेखा से होकर गुजरती है, और अंत में ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात खाड़ी, खंबात खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। उसके बाद जो अन्य नदी है, जैसे लूनी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों लूनी नदी से। लूनी नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, और ये कच्छ के रण के जो दलदली क्षेत्र है वहां पर ये विलीन हो जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो वह है दोस्तों लूनी नदी। ये अरब सागर में नहीं पहुंचती, बल्कि ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो वो है लूनी नदी। उसके बाद है साबरमती नदी, ये भी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, और साबरमती नदी ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और फिर दक्षिण की ओर आते हुए गुजरात में ये फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी कहाँ गिरती है? खंबात खाड़ी में, यानी अरब सागर में। और नर्मदा नदी ये भी दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक से। और फिर ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी से एक और अन्य क्वेश्चन बनता है कि कौन से पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा। और फिर ये आगे चलकर कहाँ पहुंच जाती है? अरब सागर में ये भी गिर जाती है। तो सभी नदियों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, जो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन है दोस्तों, इनको सोलास वन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, सोलास वन। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। ये जल संरक्षण पद्धति है, और ये है उनसे संबंधित राज्य क्षेत्र, जिन राज्य क्षेत्रों में वो प्रचलित है। सबसे पहले यहाँ पे झिंग, झिंग है दोस्तों, ये जल संरक्षण पद्धति कहाँ अपनाई जाती है? लद्दाख में अपनाई जाती है। इसमें बर्फ के जल को इकट्ठा किया जाता है। ये बर्फ के जल को इकट्ठा करने की पारंपरिक तकनीक है दोस्तों लद्दाख में, जिसका नाम है झिंग। उसके बाद है जाबो। तो जाबो ये नागालैंड की एक पारंपरिक जल संरक्षण की रणनीति है दोस्तों, नागालैंड में जाबो। और ये जो किक्रुमा क्षेत्र है यहाँ पे प्रचलित है। उसके बाद है डोंग। डोंग दोस्तों ये असम में तालाबों का निर्माण किया जाता है, जिसको डोंग कहा जाता है। और असम में जो बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति, ये कहाँ रहती है? ये है असम की एक प्रसिद्ध जनजाति, बोडो जनजाति। वो यहाँ पे डोंग नामक एक जो प्रसिद्ध जल संरक्षण यहाँ पे पद्धति है, इसका प्रयोग करती है डोंग। ये असम की एक जल संरक्षण पद्धति है, और कुहल ये है हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की एक प्रसिद्ध पद्धति। यहाँ पे सटीक आंसर क्या बन रहा है? ए का 3, बी का 2, यानी इसका बी ऑप्शन, और फिर सी का 1 और डी का 4। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सटीक आंसर है।